देखो अपना लेसन नंबर है 5 और उसका लास्ट टॉपिक है जीवन का मूलभूत आधार। क्या नाम है भाई? है जीवन की मूलभूत इकाई। मूलभूत इकाई इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी नाम दो एक ही बात है। तो अपना लास्ट में चल रहा था कोशिका विभाजन। क्या चल रहा था आपका? कोशिका विभाजन, जिसमें अपन ने समसूत्री विभाजन पूरा देख लिया। अर्धसूत्री विभाजन की अपन ने परिभाषा लिखी थी, ठीक है। अब आज अपन अर्धसूत्री विभाजन को आगे करते हैं। तो कोशिका विभाजन में दूसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है? जो एक कोशिका होती है उससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? आपकी 4 कोशिकाएं बनेगी। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? 1 से 4 कोशिकाएं बनती है और जो मुख्य कोशिका थी उससे वो गुणों में भी क्या होती है? आपकी भिन्न होती है। गुणों में भी क्या होगी? गुणों में भी भिन्न होती है और मात्रा में भी क्या होती है? आपकी भिन्न होती है। ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो मैंने समसूत्री में बताया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब अर्धसूत्री विभाजन में भी होगी। अपन ने जब समसूत्री विभाजन पढ़ा था तब अपन ने कुछ नाम पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये जो अवस्थाएं थी ये समसूत्री में भी थी और ये अर्धसूत्री में भी होगी। अर्धसूत्री विभाजन 2 बार में होता है, जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 प्रावस्थाओं में होगा। पहले अर्धसूत्री फर्स्ट होगा जिसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। फिर जो सेकंड होगा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चक्र में पूर्ण होता है। जो प्रथम विभाजन होता है वो थोड़ा अलग होता है और जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है वो समसूत्री के जैसा का जैसे होगा। तो अपन देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा विभाजन देखेंगे? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। तो अपना है अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम लिख दो, फर्स्ट लिख दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? वही प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब देखो जो प्रोफेज फर्स्ट होगा उसमें वैसा का वैसा होगा, पर ये प्रोफेज फर्स्ट है, सबसे लंबी प्रावस्था होती है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज या कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन में 5 उपप्रावस्थाएं पाई जाती है। किसकी? इंटरफेज की। प्रोफेज की क्या हो जाती है? 5 उपप्रावस्थाएं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये आपके नहीं है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। प्रोफेज में क्या होगा? जैसे ये आपके क्या है? केंद्रक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? प्रोफेज में क्या होगा? गुणसूत्र मोटे और कुंडलित हो जाएंगे, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएगी और केंद्रिका भी क्या हो जाएगी? आपकी विलुप्त। जैसे उसमें हुआ था वैसे का वैसे होगा। अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में क्या होता है? आपका जो गुणसूत्र होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? मध्य प्लेट पे मेटाफेज प्लेट का निर्माण कर लेंगे। ये कौन सी है? आपकी मेटाफेज। ये क्या? आपकी मेटाफेज, ठीक है। अब जो जो एनाफेज होगी इसमें क्या होंगे? आपके 2 प्रावस्थाओं में होगी एनाफेज, अर्ली एनाफेज, पूर्व एनाफेज और पश्चिम एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होंगे? ये जो अर्ध गुणसूत्र थे, आधे गुणसूत्र, उसमें कहाँ जा रहे थे? आपके यहाँ जा रहे थे, विपरीत ध्रुवों पे जा रहे थे। इसमें भी क्या हो जाएंगे? आपके अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पे जाएंगे। शुरू में क्या रहेंगे? आपके यहीं रहेंगे। फिर जो अर्ली एनाफेज आएंगे उस
तो ये था आपका अर्धसूत्री विभाजन। मुख्यतः कैसा होता है, जैसे आपके समसूत्री होता वैसा का वैसा अर्धसूत्री होता है, बस ये दो प्रावस्थाओं में होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो अब जो सेकंड होगा वो क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो ये था आपका अर्धसूत्री विभाजन। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, देखो इसका पहला महत्व है युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों का क्या होगा, आपका निर्माण होगा। जो युग्मक बनते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, उनका निर्माण होगा। दूसरा लिख सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहेगी, निश्चित बनी रहेगी। कैसे, मनुष्य में होते हैं 46 गुणसूत्र, ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, आपके मानव में। अब जब बच्चे का निर्माण होता है तो 23 किससे आएंगे, मम्मी से, और 23 पापा से, और टोटल कितने हो गए आपके 46। अगर युग्मक नहीं बनते, युग्मक का बनना मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाना। अगर युग्मक नहीं बनते तो बच्चे में कहाँ कितने आते हैं, 46 इसके, 46 इसके। फिर जो ये है इसमें कितने हैं, तो ये संख्या निश्चित बनाए रखने के लिए क्या होता है, आपकी गुणसूत्रों की संख्या क्या कर दी जाती है, आपकी आधी कर दी जाती है। तो ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट है। जो समस्या हो पूछ लेना। अब बाकी चैप्टर अगला स्टार्ट करते हैं अपन। अगला चैप्टर कौन सा है, देखते हैं कौन सा पढ़ोगे, ऊतक है ना, मैं नाम बता दूं पढ़ेगा ऊतक। चैप्टर नंबर आपका 6 है ऊतक। अब अपन आज पढ़ेंगे ऊतक। ऊतक दे रखा है, ऊतक तंत्र दे रखा है, सिर्फ ऊतक दे रखा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। अब समझो टिश्यू क्या होता है, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो ऊतक को कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे ये कोशिकाएं हैं, 4-5 कोशिकाएं हैं, इनकी उत्पत्ति मतलब एक जहां से बनी है, चारों एक जगह से, उत्पत्ति क्या है आपकी, समान है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, अब ये एक जैसा कार्य कर रही है, कार्य भी क्या कर रही है, आपका समान कर रही है। मैंने क्या कहा, ऐसी कोशिका जिनकी उत्पत्ति समान है, वो कार्य समान है, वो मिलके क्या बना लेगी, आपका ऊतक। वो मिलके क्या बना लेगी, आपका ऊतक। कैसे परिभाषित करेंगे, कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति व कार्य समान हो, ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। तो वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो, मिलके किसका निर्माण करेगी, आपके ऊतक का। अब अपने ऊतक अपन पादपों में भी ऊतक देखेंगे और जंतुओं में भी देखेंगे। इस वाले चैप्टर में पादपों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं और जंतुओं में। तो सबसे पहले देखते हैं पादप ऊतक। सबसे पहले क्या देखेंगे, पादपों के ऊतक। एक ऐसा चित्र बनाएंगे अपन, ठीक है, एक ऐसा चित्र बनाएंगे, देखना उसमें ऐसा सा खड़ी कोशिकाएं होगी, ऐसी कोशिकाएं होगी, ऐसा सा भी होगा और ऐसा सा कुछ निकला होगा। देख लो चाहे आपकी बुक में है, ऐसा है क्या, दिख रहा है क्या, पीछे स्टार्टिंग ये नहीं, यहाँ ठीक है। ऐसा तो चित्र बनाएंगे अपन। ये जो पादप होते हैं उनमें ऊतकों की है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका शीर्ष विभोज्योतक,
शीर्ष विभज्योतक, जो सबसे ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष पे होगा, ये किसके शीर्ष पे हो सकता है? जड़ के शीर्ष पे हो सकता है, तने के शीर्ष पे हो सकता है। फिर क्या होगा? ये इंट्राकैलेरी, इंट्राकैलेरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्वेशी कहते हैं, अंतर्वेशी। ये वाला अंतर्वेशी है ना, अंतर्वेशी ऊतक है, अंतर्विष्ट हिंदी में आ रही है। मैं हिंदी इंग्लिश में लिखती हूँ इंट्राकैलेरी, इंट्राकैलेरी ऊतक, ठीक है। और एक कौन सा आपका? एक और है पार्श्व विभज्योतक, को कहाँ दिखा रखा है? यहाँ कौन सा होगा आपका? पार्श्व विभज्योतक। हिंदी में बोलते हैं, आप इसको बोलेंगे पार्श्व विभज्योतक। अब देखो, कोई भी पादप होगा उसमें 3 प्रकार के ऊतक होंगे। शीर्ष विभज्योतक मतलब शीर्ष पे का, किसका शीर्ष हो सकता है? जड़ का शीर्ष हो सकता है। और किसका ये हो सकता है? तने का। जैसे जो तना है, तना मतलब जैसे ये पौधा, इसकी जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो, और जड़ का जो सबसे नीचे वाला भाग है ये, यहाँ पे कौन पाया जाएगा? शीर्ष विभज्योतक। और इस ऊतक में सबसे ज्यादा किसकी क्षमता होती है? आपके विभाजन करने की क्षमता होती है। और इसकी वजह से कौन बढ़ती है? आपकी लंबाई बढ़ती है। शीर्ष विभज्योतक पादप के शीर्ष भागों में होगा और इसकी वजह से लंबाई बढ़ेगी। फिर क्या है आपका? पार्श्व विभज्योतक और इंट्राकैलेरी विभज्योतक। ये कहाँ पाए जाए? इंट्रा का मतलब 2 के बीच में होगा, इंट्रा का मतलब होगा 2 के बीच में होगा, और पार्श्व का मतलब साइड में। जो खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही है आपकी, इनकी वजह से इंट्राकैलेरी की वजह से क्या होती है? आपकी मोटाई बढ़ती है। और पार्श्व विभज्योतक की वजह से क्या होती है? आपकी लंबाई बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका फंडामेंटल है। अब अपन डिटेल से देखेंगे। जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा, एलेरेंकाइमा, ये सारे अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने स्थिति देखी है, अभी ये स्थिति के आधार पर चित्र था। अब अपन डिटेल से देखते हैं कि ऊतक में होता क्या है, पादप में कौन कौन से ऊतक हैं। तो पादप में 2 प्रकार के ऊतक दे रखे, एक होता आपका स्थायी ऊतक और एक होता आपका अस्थायी ऊतक। देखो ऊतकों के प्रकार दे रखे पादपों में, सबसे पहले समझो स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक का मतलब है वो ऊतक जिसकी कोशिकाओं ने कोशिका विभाजन की क्षमता खो दी है। वे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है। मतलब ये कोशिकाएं अब और विभाजन नहीं करेगी, तो ये कौन सा ऊतक हो गया? स्थायी ऊतक। इसी का दूसरा प्रकार है अस्थायी ऊतक। दूसरा क्या है आपका? अस्थायी ऊतक मतलब वो ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। अपन ने सबसे पहले देखा कि ऊतक स्थित का होते हैं, शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी ऊतक, और तीसरा क्या नाम था? अंतर्विष्ट। 3 प्रकार के ऊतक देखे। अभी अपन ने एक जो चित्र बनाया था उसमें क्या देखे थे? 3 प्रकार के ऊतक देखे थे, शीर्ष विभज्योतक, अंतरावेशी और अंतर्वेशी विभज्योतक। अब इनमें क्या होंगे? 2 प्रकार के फिर से विभाजन होंगे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी क्या होगा? वो ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी,
कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है और नई नई कोशिकाएं बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन सरल स्थायी ऊतक। कौन सा देखेंगे? सरल स्थायी ऊतक। कौन सा देखेंगे अपन? सरल स्थायी ऊतक। स्थायी में भी कौन सा आपका? सरल। अब इसका एक चित्र बनाती हुई आप बना के लाओगे, यही होमवर्क है आपका। सरल स्थायी ऊतक होगा। स्थायी ऊतक में एक प्रकार है आपका सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में क्या होगा? ऐसी ऐसी कोशिकाएं होंगी जो इनके बीच में जगह है, इसको बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थल। ये सरल स्थायी ऊतक है। ये जो बीच में जगह है ये क्या होगा आपकी? इनको क्या बोलते हैं? अंतराकोशिकीय स्थल। इनको क्या बोलेंगे? अंतराकोशिकीय स्थल। और ये क्या है आपकी? कोशिकाएं कैसी दिख रही है आपको? अंडाकार दिख रही है। ये क्या है आपकी? अंडाकार कोशिकाएं। तो जो सरल स्थायी ऊतक होता है उनकी कोशिकाएं गोलाकार होगी। उनके मध्य अंतराकोशिकीय स्थान क्या होंगे? बहुत कम होंगे। ठीक है, इन ऊतकों में स्थायी है तो क्या होगा? विभाजन की क्षमता न के बराबर होगी। अब इनके प्रकार कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा, वो अपन डिटेल से कब पढ़ेंगे? सॉरी, कल पढ़ेंगे। अब आप क्या करोगे? जो अभी चैप्टर खत्म हुआ है, कौन सा? पिछले वाला, कोशिका विभाजन वाला। तो कोशिका विभाजन वाले में से क्या करके लाओगे वो देख लो आप। जो पीछे वाले क्वेश्चन है, बुक मेरे हिसाब से सबके पास होगी, तो जो पीछे वाले क्वेश्चन है ना वो करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आप 8 तक करके लाओगे, पराशरण तक के करके लाओगे। देखो मैं 2-3 क्वेश्चन बता देती हूँ। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? ये इसी चैप्टर का है। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है परासरण किसे कहते हैं? परासरण किसे कहते हैं, ये भी करना आपको। तीसरा है विसरण किसे कहेंगे? विसरण किसे कहते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जंतु कोशिका व पादप कोशिका में जंतु कोशिका व पादप कोशिका में अंतर लिखो। और बाकी सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करके लाना है। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।